दोस्तों, फिर से आप लोगों के सामने हाजिर हो एक कहानी के साथ। आज मैं जिस कहानी को सुनाने जा रहा हूँ, इस आज की कहानी में जो है एक ऐसी औरत की कहानी है जिसके ऊपर इल्ज़ाम था, और इल्ज़ाम ही नहीं था, वो कोर्ट में साबित भी हो चुका था। जिस इलाका में हुआ था उस इलाका का जो निचली अदालत होता है, यानी लोअर कोर्ट में उस औरत को पेश किया गया। और औरत के ऊपर जो इल्ज़ाम लगवाया गया पति द्वारा, क्योंकि वो शादीशुदा होता है, और वो सच निकालता है, और वो औरत अदालत में खड़ी होकर कबूलता भी है जो हाँ, मैंने ही ये सारे किया है, जो भी कह रहे हैं वो सच है, जो सज़ा देनी है। तो लोअर कोर्ट जो होता है उस औरत को मौत की सज़ा सुना देता है। मौत की सज़ा सुन के उसे थोड़ा भी डर नहीं था और थोड़ा भी अफसोस नहीं था। उसके बाद अब उस इलाका में तो उस औरत के बारे में चर्चा होने लगा, जो एक कैसी माँ थी। उसके बाद उसके जो परिवार वाले हैं, खास करके उस औरत के माँ, वो हाई कोर्ट में अपील कर देता उस फैसले को, लोअर कोर्ट का फैसले को। हाई कोर्ट में भी जाके सेम टू सेम होता है, जो उस औरत ने कबूला। और उसके बाद हाई कोर्ट भी उस लोअर कोर्ट यानी निचली अदालत का फैसला को बरकरार रखते हुए उस औरत को मौत की सज़ा पर मोहर लगा देता है। अब जब हाई कोर्ट ने भी मोहर लगा दिया, अब उम्मीद टूटते जा रहा था, लेकिन एक माँ थी, उस औरत की माँ भी थी, वो कैसे अपने बच्चे को मौत के मुंह में डाल सकती थी। इसीलिए उन्होंने सोचा, जो आखिरी जो सुप्रीम कोर्ट होता है, सुप्रीम कोर्ट पे भी उस हाई कोर्ट का अपील को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में अपील कर देता है, और हाई कोर्ट का जो फैसला होता है अब वो सुप्रीम कोर्ट में चले जाते हैं। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में जब उस औरत के बारी आते हैं, नंबर आता है केस का, तो सुप्रीम कोर्ट का जज साहब जो है कुछ बातें बताती है उस औरत के बारे में, उस कैदी औरत के बारे में, कुछ जांच का आदेश देता है, जो एक काम करो, ये सारे जांच करो और उसके बाद हम फैसला सुनाएंगे। जब जांच होता है, पुलिस भी हैरान हो जाता है, जो इस अदालत ने, जज साहब ने आखिर इस औरत के ऊपर इतना मेहरबान क्यों हो रहा है, क्यों ये सारी जांच करवा रहे हैं, जबकि औरत खुद अपने मुंह ज़बानी गुनाह कबूल कर चुकी है। लोअर कोर्ट ने फैसला दे दिया, हाई कोर्ट ने फैसला दे दिया, अब सुप्रीम कोर्ट का जज साहब ने ऐसा आदेश क्यों दिया। अब सुप्रीम कोर्ट का जज साहब का आदेश सुन आते ही जो है उस महिला के कई सारे जांच किया गया, और उस जांच से जो नतीजा सामने आता है, पूरा केस तो पलट देता है, पूरा मामला पलट देता है, और उस औरत के जगह में औरत के जो मर्द होता है उसको सज़ा मिल जाती है। वाकई पूरी कहानी जब आपको पता चलेगा, आप भी हैरान हो जाओगे, जो कोई इंसान इतना भी ज़्यादा गिर सकता है, और कोई माँ इतना कुछ सहने के बाद भी कुछ मुंह नहीं खोलती, कुछ बताती नहीं, आखिर क्या हुआ था उस औरत के साथ। तो आज का कहानी में मैं आपको वही बताने जा रहा हूँ। दरअसल कहानी है पाकिस्तान का है, कुछ समय पहले का है। पाकिस्तान में एक मतलब दंपत्ति रहते थे, शादीशुदा जो पति पत्नी है, एक घर में रहा करते थे। दोनों पति पत्नी में बहुत ज़्यादा प्यार था। अब ये प्यार जो है दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहा था। अब घर वाले ने इसका शादी करवा था, यानी अरेंज मैरिज थी, लव मैरिज नहीं थी। ये दोनों एक दूसरे को पाकर बहुत ज़्यादा खुश थे। महिला जो थी उनका नाम था सुहाना, और उनका मर्द का नाम है आसिफ। सुहाना और आसिफ का ज़िंदगी बहुत ही खुशहाल तरीके से चल रहा था, लेकिन कुछ समय जाने के बाद सुहाना प्रेग्नेंट होती है, यानी उसके पेट में हवल ठहरती है। अब उसके बाद वो थोड़ा, उसका तबीयत ऊंच नीच होने लगा, आगे पीछे होने लगा। तभी जो है आसिफ सुहाना को कहता है, उसका पति जो हस्बैंड होता है यानी शौहर, वो कहता है, जो सुहाना, हमारे मोहल्ले में एक लड़की रहती है, नाम है फिज़ा। वो अकेली रहती है, और मैं दिन भर काम पे चला जाता हूँ, तुम अकेले पड़ जाती हो, और वो फिज़ा जो है अकेली रहती है। तुम फिज़ा को क्यों नहीं अपने पास बुला लेती है, तुमसे फिज़ा का मुलाकात करवा देता हूँ मैं, और उसके बाद वो भी अकेली रहती है, तुम्हारे साथ रहेंगे, तुम्हारा भी हेल्प हो जाएगा और उसका भी दिल बहल जाएगा। सुहाना ने कहा ठीक है, आप बात करवा दीजिए। फिज़ा को दूसरे ही दिन जो है आसिफ अपने घर लेकर आता है, और सुहाना से मुलाकात करवाते हैं, बातचीत करवाता है। सुहाना और फिज़ा दोनों बातचीत करने के बाद अब इन दोनों के बीच में बातचीत शुरू हो गया। तो आए दिन फिज़ा जो है सुहाना के घर, मोहल्ले के रहने वाली थी, आती थी जाती थी।
और इसी आने जाने से सुहाना और फिजा के बीच में गहरी दोस्ती हो गई। अब दोस्ती जो है बहुत ज़्यादा हो जाने की वजह से फिजा जो है अक्सर सुहाना के घर में ही रहती थी, और आसिफ जो है ड्यूटी करते थे, ऑफिस से रहते थे। लेकिन सुहाना का जो डिलीवरी समय जो है धीरे धीरे करीब आने लगा। जब करीब आने लगा तो उसको तकलीफें बढ़ने लगी, वो कुछ काम काज कर नहीं पाते थे। तभी जो है एक दिन आसिफ फिज़ा को कहता है, जो फिज़ा, मैं चाहता हूँ तुम यहीं पे रहा करो, जब तक सुहाना का डिलीवरी ना हो जाए तुम यहीं पे रहा करो। तो फिज़ा कहती है आसपास वाले क्या कहेंगे। तो इस पर सुहाना कहती है, जो आसपास वाले क्या कहेंगे, कुछ नहीं कहेंगे, तुम तो मेरी बहन जैसे हो, तुम तो मेरी छोटी बहन जैसे हो, अगर छोटी बहन बड़ी बहन के साथ रहेगी कोई कुछ नहीं कहेंगे। फिज़ा भी वही चाहती थी जो उसी घर में रहे। फिज़ा मान जाती है। अब घर के सारे कामकाज जो है फिज़ा करने लगती है। अब सुहाना थोड़ा बहुत काम करती, बाकी वो बिस्तर पर न रहती, क्योंकि उसका डिलीवरी एकदम करीब आ चुके थे। एक दिन सुहाना को बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। तभी जो है फिज़ा उसके पास जाती है, जो क्या हुआ सुहाना, तो कहने लगी मेरे पेट में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगा। तो उसका डिलीवरी का समय था, इसी वजह से फिज़ा जो है फ़ौरन आसिफ को फ़ोन करती है, आसिफ को बुला लेती है। आसिफ आ जाता है और दोनों मिलकर सुहाना को डिलीवरी के लिए एक हॉस्पिटल में लेके जाता है। और हॉस्पिटल में सुहाना जो है एक खूबसूरत बच्चे को जन्म देती है, एक बेटा को पैदा देती है। बेटा जन्म होती तीनों बहुत खुश होता है। एक फिज़ा, दूसरा आसिफ जो उस बच्चे का बाप है, और सुहाना जो उस बच्चे की माँ। तीनों बहुत ज़्यादा खुश होती हैं। और होने के बाद कुछ समय जाने के बाद अब तीनों हॉस्पिटल से छुट्टी लेकर अपने बच्चे के साथ घर आ जाते हैं। अब घर आने के बाद भी जो है फिज़ा घर के कामकाज करते हैं, लेकिन अब सुहाना रोका टोका करती, जो चलो उस टाइम मेरा हालत ख़राब थी इसीलिए मैं तुमको काम कराई हूँ, लेकिन अभी मैं ठीक हूँ तो तुमको काम करने की क्या ज़रूरत है। तो फिज़ा कहती है एक तो बहन कहती हो और ऊपर से मुझे कामकाज करने से भी रोकती हो। तो इसीलिए सुहाना कुछ बोल भी नहीं पाती, कह भी नहीं पाती। खैर, अब दोनों बहन बहन जैसे रहते थे, और सुहाना जो अपने बच्चे को टाइम देते थे ज़्यादातर, क्योंकि घर का काम काज तो फिज़ा ही संभाल लिए थे। एक मरतबा सुबह ऑफिस जाने के लिए आसिफ कहते हैं सुहाना मेरे लिए चाय बनाओ। सुहाना कहती है किचन रूम में फिज़ा है, ज़रा उनको आवाज़ दे दो ना, वो खुद बना देगी, मैं बच्चे को ज़रा साफ कर लूँ और उसके बाद इसको दूध पिला देती हूँ। आसिफ कहता ठीक है। तो आसिफ किचन के तौर चले जाते हैं, और यहाँ सुहाना अपने बच्चे को कपड़ा वपड़ा चेंज करके दूध पिला दिया। तो सुहाना सोचती अरे आसिफ तो ड्यूटी जाने वाले थे चाय के लिए, अब उनको चाय मिला कि नहीं, चाय बना के दिया कि नहीं। वो अपने बच्चे को दूध पिलाने के बाद वो किचन की ओर बढ़ी। जैसे किचन की ओर बढ़ी, उसके नज़र में जो कुछ आया उसे देखकर उसके पैर तले ज़मीन खिसक जाता है। अब उसे समझ में नहीं आया ये क्या हो रहा है। अब उसके बाद जो कुछ भी हो रहा था उसका विरोध कर रही थी। तभी जो है आसिफ सुहाना के मुंह पर एक थप्पड़ जड़ देती है, जोर से तमाचा मारता है। और ये पहली बार था जो सुहाना का पति आसिफ ने थप्पड़ मारा। अब थप्पड़ मारने के बाद उसे कह देते हैं जो ऐसी बातें दोबारा मत करना, और तुम अपने काम से काम रखो, नहीं तो तुम्हारे लिए बहुत बुरा होगा। अब ये पहला दिन था, सुहाना के ऊपर हाथ उठाया। सुहाना जो कुछ भी देखा था उसके लिए विश्वास करना, यकीन करना मुश्किल हो रहा था, और पति का ऐसा रवैया पहली बार उसने देखा, वो भी डर चुकी थी। अब ये मसला रुकने का नाम नहीं ले रहा था, दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहा था। तभी जो इतना ज़्यादा ये जो कुछ भी हुआ था उन दोनों पति पत्नी के बीच में, मियाँ बीवी के बीच में, ये दिन ब दिन बढ़ते गए, और बढ़ते बढ़ते एक दिन ऐसा होता है कि उस सुहाना का बच्चे का मौत हो जाता है। अब जैसे बच्चे का मौत होता है, आसिफ तो चीखने लगता है, चिल्लाने लगता है, और आसपास वाले आते हैं, इकट्ठा होता है सारे पड़ोसी, जो क्या हुआ आसिफ, क्यों चिल्ला रहे हो। तो आसिफ ने कहा मेरी पत्नी, मेरी बीवी सुहाना ने अपने बच्चे को ज़मीन पर पटक दिया गुस्से में, और उसका मौत हो गया, उसका दम निकल गया। ये बात आसिफ ने लोगों को बताया। लोग भी हैरान हो जाता है, जो एक माँ होकर बच्चे को मार डाली है, ये कैसी माँ है। सारे लोग फुसफुसाने लगे, सारे लोग उसको गलत निगाहों में अब देखने लगे सुहाना को।
कुछ लोगों ने सलाह दिया, आसिफ ऐसी औरत को तो पुलिस के हवाले कर देना चाहिए और इसको सज़ा दिलवाना चाहिए। आसिफ रोया जा रहा था, सुहाना कुछ बता ही नहीं पा रहा था। सुहाना एकदम खामोश हो गई थी, क्योंकि सुहाना का हाथ भी टूटा हुआ था। उससे पहले कुछ वजह से उसका हाथ टूटा था और आसिफ को कई सारे लोगों ने सलाह दिया, जो ऐसी औरत को तो घर पे रखना बड़ी डेंजर है, इसको पुलिस के हवाला कर दो। जो अपने बच्चे को मार सकती है वो कुछ भी कर सकती है। आसिफ ने भी लोगों का बात सुनकर पुलिस को खबर दी और पुलिस आती है, बच्चे को ले जाता है पोस्टमार्टम के लिए। महज 7 महीने का था वो बच्चा। उसके बाद सुहाना को हिरासत में लेता है, लोग भी गवाही देता है। लोगों के सामने तो कुछ नहीं हुआ था, लेकिन आसिफ के कहने के मुताबिक लोगों ने गवाही दिया पुलिस के सामने और सुहाना को पकड़कर थाने ले गए। अब थाने ले जाकर जब FIR दर्ज हुआ, उसने अपने बेटे को मार डाली है। पति ने अपनी आंखों से देखा है, पति ने केस दर्ज करवाया। केस दर्ज होता है, रजिस्टर होता है, उसके बाद अब उसे अदालत पेश किया जाता है सुहाना को। अब महिला का मामला है तो जल्द से जल्द कार्रवाई करना है। तो जब अदालत में, निचली अदालत यानी लोअर कोर्ट में सुहाना को पेश किया जाता है, सारे सबूत, सारे गवाह अदालत में बयान देता है, खुद पति आसिफ बयान देता है। उसके बाद अब वकील द्वारा, जज साहब द्वारा सुहाना से भी पूछा जाता है, जो तुम्हारे ऊपर यह इल्ज़ाम है तुमने अपने बच्चे को मार डाले। सुहाना कुछ नहीं कहती, आखिरकार वो बोल पड़ती है, हाँ मैं अपने बच्चे को मार डाली हूँ और मैं सज़ा का हकदार हूँ, मुझे भी सज़ा दे दीजिए। ये बात जैसे ही उसका मुंह से निकालती है, अदालत में जितने भी लोग थे सारे लोग एक बार फुसफुसाने लगे। जज साहब ने ऑर्डर करके टेबल पर हथौड़ा बजाते हुए उसके बाद उन्होंने दोबारा पूछा। दोबारा सुहाना उसी बात पर अमल रहे और आखिरकार जज साहब ने, जो है लोअर कोर्ट का जो जज साहब होता है, उन्होंने फैसला सुनाया जो सुहाना को मौत की सज़ा दी जाए। अब उस अदालत में सुहाना का माँ भी मौजूद थी। जैसे बेटी को मौत की सज़ा सुनाया, माँ के तो होश उड़ जाता है, माँ के पैर तले ज़मीन खिसक जाती। माँ इस फैसले को जो है चुनौती देते हुए हाई कोर्ट में अपील कर देते। अब हाई कोर्ट में अपील होती है, ये मामला जो है सीधा हाई कोर्ट में पहुंच जाता है। अब हाई कोर्ट में इस फैसले का जब नंबर आता है, इस फैसले को सुनाने का, इस केस का नंबर आता है, सारे लोग मौजूद था। उस इलाका में सनसनी था, जो हाँ सुहाना ने भी कबूल कर लिया अपने बच्चे को मार डाले। लेकिन उससे पहले ही जो है उसको जेल में रखा जाता है, क्योंकि हाई कोर्ट में जाने से पहले लोअर कोर्ट का फैसला होता है, फिर हाई कोर्ट में अपील हुआ। उससे पहले वो जेल में थी। जेल में भी उसके साथ बहुत गलत व्यवहार हो रहा था। जब उसको जेल में रखा गया तो जेल के कैदी को भी पता चला, खास करके महिला कैदी जो थी वहाँ पे, उन लोगों को पता चला ये जो सुहाना आई है नया कैदी, इसने अपने 7 महीने का बच्चे को मार डाली। इसीलिए वहाँ पे जितने भी कैदी थी सुहाना के ऊपर टॉर्चर करते थे, उसको मारते थे। और वहाँ का जो देखभाल करने वाले सब महिला थी, उन लोगों ने भी कभी रोकने का कोशिश नहीं किया, जो सुहाना को मारते थे, पीटते थे। सुहाना मार खाती थी, कुछ नहीं कहती थी। एक मरतबा सुहाना का माँ जो है उस जेल में मिलने आई, अपनी बेटी से मिलने आई और मिन्नतें करने लगी, बेटी तुझे क्या हो गया, मैं जानती हूँ तू बेकसूर है, तुझे फंसाया गया है, तू अपने बच्चे का जान नहीं ली, तो फिर तूने अदालत में ऐसा क्यों कही। माँ, सुहाना की जो माँ थी, वो बार बार अपने बच्ची को समझा रही थी, जो सच है वो बता दे बेटा। वहाँ पे एक पुलिसकर्मी थी, लेडीज थी, वो भी सब सुन रही थी। अब सुहाना को टॉर्चर किया जाता था, इसीलिए उसके शरीर में जख्म था। अब माँ जब सारी बात बेटी को समझा कर उसका टाइम ख़त्म होता है, वो बाहर जाने के लिए जाती है तो देखती है कि एक कांस्टेबल है, लेडीज़ कांस्टेबल है, वो खड़ी थी। अब वो माँ ने, सुहाना की माँ जो है, उस कांस्टेबल से कहती है, बेटा ये मेरी जो बेटी है सुहाना, ये बड़ी भोली है, नादान है। देखो ना, तुम्हारे जेल के अंदर भी दुनिया वाले ने तो इसको सताया ही है, और इस जेल के अंदर भी उसको मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, उसके साथ गलत व्यवहार किया जा रहा है। इसके ऊपर नज़र रखना और इसका ध्यान रखना। तभी वो हवलदार बोल पड़ती है, जो खाला, भली आपकी ये बेटी है, आपकी नज़र में इसने कुछ नहीं किया, लेकिन आप खुद सोचो, एक माँ होकर अपने 7 महीने का बच्चे का जान ली है, और इसके ऊपर मैं इसको कैसे इसका देखभाल कर सकती हूँ। अगर मैं इसका देखभाल किया तो अल्लाह मुझे भी माफ़ नहीं करेंगे, मुझे भी सज़ा देंगे। और आप इसे छुड़ाने की कोशिश करो, इसको बेगुनाह
साबित करने की कोशिश कर रहे हो? क्या आपको डर नहीं? आपका इंतकाल के बाद आप जब उस बारगाह में आपका फैसला होगा, आप क्या जवाब दोगे? एक ऐसे औरत को बचाए हो जिसने अपने एक छोटे से 7 महीने के बच्चे का मौत का कारण बनी और मौत दे दिया। इसे सुनने के बाद सुहाना का जो अम्मी थी वो उस हवलदार, उस कांस्टेबल से कहने लगी, बेटा क्या तुमको पक्का यकीन है मेरी बच्ची ने उस बच्चे को मारा है? जब तुम नहीं जानती हो तो तुम इस बात को कैसे यकीन के साथ कह सकती हो जो मेरी बच्ची ने अपने ही बेटे को मार डाली है? ये भी तो हो सकता है, जैसे मैं जानती हूँ ये मेरी बच्ची है, ये कभी ऐसा काम कर ही नहीं सकती। अगर ये इसको सज़ा मिल गई और ये बेगुनाह हुआ, क्या तुम उस बरगाह में जाके तुम अपने आप को माफ़ कर पाओगे या फिर तुम जवाब दे पाओगे? तब वो कांस्टेबल जो है नज़रें झुका लेती है, खामोश हो जाती है और सुहाना की माँ वहाँ से चली जाती है। फिर उसके बाद वो कांस्टेबल सोचने लगती है, ओ वाकई इस पहलू में तो हम लोगों ने कभी सोचा ही नहीं। जो दुनिया वाले कह रहे हैं, जो अदालत में साबित हुआ, जो इस सुहाना ने कही है, हम लोग उसी को सच मानकर चल रहे हैं। ये भी तो हो सकता है सुहाना बेगुनाह हो, बेकसूर हो, उसको फंसाया गया। इसीलिए वो उसके बाद से ही जो है उस लेडीज कांस्टेबल का रवैया सुहाना के ऊपर बदल जाता है। अब उसके ऊपर नज़र रखने लगे, उसको देखभाल करने लगे। जब भी कोई कैदी सुहाना के ऊपर टॉर्चर करने की कोशिश करती, वो कांस्टेबल जो है आकर रोक लेती, धमकाती सारे लोगों को, जिसे कुछ मत कहना। यही दिन गुजरता गया। हाईकोर्ट का अब उसको पेश किया गया। हाईकोर्ट में भी जुलवार कोर्ट का फैसला था, उसको बरकरार रखते हुए सुहाना को मौत के सजा पर मुहर लगा देती है। अब 2 उम्मीद जो था टूट चुका था, अब उम्मीद धीरे धीरे कम होते गए। लेकिन सुहाना की माँ जो है सुप्रीम कोर्ट पे अपील कर देती है। लेकिन इसी बीच वो कांस्टेबल जो है उस हवलदार जो होती है वो सुहाना का करीब जाती है और उससे बातचीत करने की कोशिश करती है। लेकिन सुहाना किसी से बात नहीं करती थी। सुहाना एकदम खामोश रहती थी। बस उसकी माँ जब आती थी तब वो कहती थी, जुमा तुम मुझे बचाने की क्यों कोशिश कर रहे हो? मुझे भी मेरे बेटे के पास जाने दो। मैं गुनहगार बंदी हूँ, मैं अपने बेटे को मार डाली हूँ, इसीलिए मुझे जीने का कोई हक नहीं। मैं भी अपने बेटे के पास जाना चाहती हूँ। लेकिन सुहाना का माँ जानती थी मेरी बेटी बेकसूर है, इसे फंसाया गया। सुहाना की माँ बार बार अपनी बेटी को समझाती है, तुझे खुदा की कसम, तुझे तेरी रब की कसम बेटा, तो इस बार सुप्रीम कोर्ट में जो है सच बताएगी। वो हवलदार सारी बात सुनती थी। माँ बेटी की बात सुन के उसका भी दिल में जो है सुहाना के लिए रहम पैदा हो गया और उसे भी लगने लगा जो नहीं, सुहाना अपने बच्चे को नहीं मार सकती है, उसको फंसाया गया। बस इसी बात को लेकर अब वो सुहाने के ऊपर बहुत ज़्यादा नज़र रखने लगी। तो एक दिन देखती है कि एक लड़का आया है और उसके बाद से लगा जो इसके शौहर है, क्योंकि आसिफ आया हुआ था। आसिफ कहने लगे सुहाना से, मैं तुमसे बहुत प्यार करता था, लेकिन तुमने जो हरकत किया उस लड़का के लिए मैं तुम्हें जिंदगी कभी माफ़ नहीं करूँगा। तुम्हारा मौत भी हो जाए तभी भी मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगा। तुम अपने आसिफ के चक्कर में अपने बच्चे को मार डाले। अगर तुम मुझसे अलग होना चाहते थे, मुझसे तलाक लेना चाहते थे, साफ साफ कह देती, मैं तुम्हें तलाक दे देता, मेरे बच्चे का मौत तो नहीं होता, मेरे बच्चा मेरे साथ ही रहता। ये बात भी वो लेडीज़ कांस्टेबल सुनती है। सुनने के बाद उसे पता चल जाता है जो हाँ उसका पति था आसिफ। तो उसे मन में फिर से सवाल उठने लगी, अच्छा ये मामला है, सुहाना किसी लड़के के चक्कर में, मोहल्ले के लड़का के चक्कर में सुहाना ये सारी हरकतें किया। लेकिन अब 2 पहलू बन चुका था, पति एक बात बता रहा था और सुहाना का माँ कुछ और बता रही थी। कांस्टेबल सोचती है इसका सच्चाई का पता लगवाना पड़ेगा, आखिर क्या है सच। अब कांस्टेबल जो है सुहाना का बहुत करीबी हो गए, उससे बातें करने लगे। बातों ही बातों में जो है सुहाना से वो बात जानना चाहती थी जो लोगों द्वारा उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया और निचली अदालत और जो हाई कोर्ट में भी ये साबित हो चुके, इसने गुनाह भी कबूल कर लिया। लेकिन ना जाने उस हवलदार के दिल में ऐसा क्यों फील हो रही थी जो सुहाना बेकसूर है। बस इस बात को वो जानना चाहती थी, इसीलिए वो सुहाना को बातों ही बातों में पूछती थी। लेकिन सुहाना जैसी बच्चे की बात आती है तो खामोश हो जाती है। लेकिन आखिरकार वो हवलदार जो है, वो कांस्टेबल, लेडी कांस्टेबल जो है, सुहाना से एक बार बुलवा ही लेती है और सच्चाई वो बयान भी कर देती है। सुहाना बताती है, नहीं
कोई भी माँ कितने भी घिनौना काम करे, वो अपने बच्चे को, और ख़ास करके एक छोटा सा बच्चा 7 महीने की बच्चे को कभी नहीं मार सकती। सुहाना उस कांस्टेबल को भी ऐसा ही लगा था। तब सुहाना बोलते बोलते रो पड़ दिए। कांस्टेबल आगे पूछती है, तो फिर कुछ दिन पहले जो तुम्हारा पति आया था, वाकई क्या तुम अपने पति से नफरत करती हो? तुम्हारा किसी के साथ चक्कर है? तब सुहाना कहती है, नहीं, चक्कर तो मेरा नहीं बल्कि मेरा पति का है, आसिफ का है। तो कांस्टेबल कहने लगे, जो तो फिर उस दिन आकर किसी अकरम का नाम ले रहा था और एक लड़का मिलने भी आया था तुमसे जिसका नाम अकरम था। हम लोगों को लगा वही अकरम तुम्हारा आशिक है, तुम्ही ने उसी के वजह से तुमने ही ने अपने बच्चे को मार डाली हो। सुहाना बहुत रोई। रोने के बाद धीरे धीरे सारी बात उस कांस्टेबल को बता देती है, जो दरअसल अकरम को मैं जानती नहीं थी। अकरम मोहल्ला का ही होगा और ये आसिफ ने सब कुछ कराया होगा। पहली बार वो मुझसे मिलने जेल में आया और ये सारी बातें कहा, तुम लोगों को सुना सुना के कहा। मैं तो उसे जानती भी नहीं थी। और जो बच्चे का मारने का जो मसला मेरे ऊपर है, मैं अपने बच्चे को नहीं मारी हूँ, बल्कि आसिफ ने ही अपने बेटे को मारा है और मेरी आंखों के सामने मारा है। मेरे शरीर पे ये जो मेरा हाथ टूटा है तुम देख रहे हो, ये मेरा पति का टॉर्चर है, पति का अत्याचार है जो मुझ पर करते थे। अब वो सारी बातें जो है उसकी ज़िंदगी में जो कुछ भी हुआ था, उसके साथ जो कुछ भी हुआ था, सारी बात वो कांस्टेबल को बता देती, हवलदार को बता देती। हवलदार को भी यकीन हो जाता है और वो सुहाना कहती है, मेरा पति, मेरा शौहर जो है आसिफ का, मेरे ही मोहल्ले में एक लड़की रहती है, नाम है फिज़ा। उसके साथ उसका संबंध बन चुका था, अवैध संबंध। कहने को तो वो कहती थी मेरी छोटी बहन है, लेकिन मामला कुछ और था। दरअसल जिस दिन मेरे बच्चे को मारा गया, उस दिन मैं सुबह के वक्त अपने बच्चे के साथ ही, तभी आसिफ को दफ्तर जाना था, ऑफिस जाना था, तो मुझे कहा एक कप चाय दे दो सुहाना। मैंने कहा जो फिज़ा किचन रूम में है तुम जाकर चाय ले लो, खुद बना के दे देगी। आसिफ ने कहा ठीक है। आसिफ किचन रूम में चले गए, लेकिन कुछ देर हो गया तो मैं अपने बच्चे को कपड़ा वगैरह पहना के, उसको दूध पिला के, सुला के मैं किचन रूम की ओर जाने लगी। तो मुझे लगा आसिफ चले गए होंगे दफ्तर, लेकिन जब मैं किचन रूम में जाती हूँ, जो मैं देखती हूँ, उसे देखने के बाद तो मेरे पैर थले ज़मीन खिसक जाता है, क्योंकि यहाँ पर आसिफ और फिज़ा एक दूसरे का बाहों में थी और प्यार भरी बातें कर रहा था। आसिफ कह रहा था बस कुछ समय और गुजर जाने दो, फिर मैं तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए अपना लूँगा और सुहाना को इस घर से निकाल दूँगा, बस सुहाना को मजबूर कर दूँगा जो मुझे तलाक दे देगी। मैं इस मंजर को देख के चीख पड़ती हूँ और कहती हूँ, बेशरम लोगों, तुम लोगों को शर्म आना चाहिए। और फिज़ा, तू तो अपने आप को छोटी बहन कहलाती थी मेरा, कोई छोटी बहन अपनी बड़ी बहन का शौहर के साथ ऐसा करती है? और आसिफ, मैं तुम्हारे ऊपर कितना भरोसा करती थी, तुमने आज मेरा भरोसा तोड़ दिया। इस बारे में अब मैं लोगों को बताऊंगी। जैसे ये बात करती हूँ मैं, आसिफ आते हैं मेरे करीब और जोरदार एक तमाचा मारती है मेरे मुंह पर। पहली बार था जो आसिफ ने मुझे थप्पड़ मारा था, बस मैं शॉक्ड हो गई थी। उसके बाद आसिफ कहने लगे, जो हम दोनों के मैटर में कभी बातें मत करना और जल्द से जल्द मैं तुम्हें अपनी ज़िंदगी से निकाल दूंगा। ये बात कहा, फिर उसके बाद फिज़ा वहाँ से चली गई और उसके बाद आसिफ आए दिन मेरे साथ इस मैटर को लेकर लड़ने लगे, झगड़ने लगे और कहते थे जो तुम मुझे तलाक दे दो, क्योंकि वो मुझे तलाक नहीं दे सकता था, क्योंकि मेरे माँ बाप ने उसे एक घर नाम करवाया था, बहुत पैसा रुपया दिया था। अगर वो खुद से मुझे तलाक दे देगा तो सारी चीज़ उसको लौटाना पड़ेगा और वो रास्ते पे आ जाएगा। इसीलिए वो मुझे तलाक अपने से नहीं दे सकता था। बार बार मुझे परेशान करते थे जो तुम मुझे तलाक दे दो, लेकिन मैं किसी भी कीमत पर उसे तलाक नहीं देना चाहती थी और मैं फिज़ा से उसको छुड़ाना चाहती थी। लेकिन ये दोनों जो है एक होने के लिए, दोनों निकाह करने के लिए, दोनों शादी करने के लिए मुझे मारते थे, पीटते थे। उसने तो एक दिन मुझे पटका दिया, मेरे हाथ टूट गया। मैं जख्मी हाथ को लेकर और घर पर रहता था और मुझसे अपने बच्चे को उठाया भी नहीं जाता था। इस बात को लेकर वो मोहल्ले में बताया, आसिफ ने मेरे बारे में गलत फलत फैलाया। जो लोगों ने पूछा फिज़ा क्यों बार बार आती है, अब तो तुम्हारा बीबी का बच्चे भी पैदा हो गया, जन्म दे चुकी है। तो मैं लोगों को बताया, देखो ना, वो सुहाना का हाथ टूटा हुआ है, इसीलिए इस लड़की को मैं घर पर रखी हूँ। मैं ये सारी बातें बहाना बना देता हूँ
लेकिन मैं सुहाना जो है इन लोगों को बताती नहीं थी अपने शौहर का इज्जत के खातिर, जो ये बदनाम हो जाएंगे, हमारी ही बदनामी होगी। इस वजह से फ़िज़ा और आसिफ के बीच में जो चक्कर था इस बारे में नहीं बताती थी। कुछ दिन और बीता, यहाँ सुहाना का तबीयत बिगड़ते गए क्योंकि उसको आए दिन मार पड़ते थे, उसका हाथ जख्म था। फिर एक दिन सुहाना के सामने फ़िज़ा और आसिफ एक दूसरे को प्यार करने लगे। सुहाना इसे देखकर वो चिल्लाने लगे। तभी जो है आसिफ कहता है, आज इसका फैसला होकर ही रहेगा, तू मुझे तलाक देती है कि नहीं। सुहाना कहने लगा, मैं तो जीते जी तुम्हें तलाक नहीं दूंगी। जैसे ये बात कहती है तो फ़िज़ा कहती है, वो ऐसे नहीं मानेगी है, उसे तुम सज़ा दो, सज़ा दोगे तो ही तुम्हें वो तलाक देगी। आसिफ कहते हैं, अब मैं उसे ऐसे सज़ा दूंगा वो ज़िंदगी भर याद करेगी, वो पछताएगी। तभी जो है आसिफ मेरे बच्चे को उठाते हैं और कहते हैं, तू मुझे तलाक देती है कि नहीं। मैं तभी भी कहती हूँ नहीं, मुझे तो इल्म ही नहीं था, मुझे तो पता भी नहीं था जो आसिफ ऐसा भी कर सकता है। इसी बीच जो है आसिफ, जैसे ही मैं कहती हूँ नहीं, मैं तुम्हें किसी भी कीमत पर तलाक नहीं दूंगी और तुम इस फ़िज़ा को घर से निकालो, जैसे ही ये बात करती हूँ वो मेरे बच्चे को जोर से पटक देता है और ज़मीन पर, जैसे ही ज़मीन पर पटकता है वो तड़पने लगता है। 7 महीने का बच्चा था, तड़प तड़प कर उसका दम निकल जाता है। मेरी आंखों के सामने मेरे बच्चे को मार डालता है आसिफ। इस मंजर को देखकर मैं ज़मीन पर गिर जाती हूँ क्योंकि मेरा एक हाथ ज़ख्मी था, वो हाथ मेरा काम नहीं करता था और उस दूसरे हाथ भी ज़ख्म था, लेकिन उस हाथ से मैं अपने बच्चे को उठा भी नहीं पा रही थी। तभी जो है आसिफ प्लान के तहत, उन दोनों ने प्लान किया था। आसिफ चिल्लाने लगता है, चीखने लगता है, देखो मार डाला मेरे बच्चे को। आसपास के लोग आता है और आसिफ ये नाटक करता है जो मैं अपने गुस्से में आकर मैं अपने बच्चे को पटक दी हूँ और जिसके चलते मेरे बच्चे की मौत हो गई। मोहल्ले वाले भी फ़िज़ा और आसिफ का बात सुनकर इस बात को मान लेते हैं और आसिफ ये बात कहते हैं। सारे लोग पूछते क्यों ऐसा किया, तो आसिफ कहता है वो मुझसे तलाक चाहती थी क्योंकि अकरम से वो शादी करना चाहती थी। जब अकरम से मोहल्ले वाले पूछा गया, अकरम मोहल्ले का ही था, अकरम को आसिफ ने कुछ पैसा दिया था और कहा था तुम इस झूठ को कबूल लेना, जो हाँ मैं सुहाना से प्यार करता हूँ और सुहाना मुझसे शादी करना चाहती है। जब अकरम से मोहल्ले वाले के लोग पूछा तो अकरम ने भी झूठी गवाही दिया, जो हाँ मेरा और सुहाना के बीच में चक्कर है और सुहाना तलाक चाहती थी आसिफ से और आसिफ तलाक नहीं देना चाहता था। इन दोनों के बीच में इसी वजह से झगड़ा होता था। जब अकरम का गवाही होता है, फ़िज़ा भी गवाही देती है, आसिफ तो कह ही रहा था शौहर, मोहल्ले वाले पड़ोसी वाले सब यकीन कर लेता है। उसके बाद मोहल्ले की बात सुनकर, क्योंकि अपने बच्चे को मौत हो गया था, आसिफ रोया जा रहा था और यहाँ पे तो सुहाना को अपने बच्चे का मौत का सदमा पहुँच चुका था और उसके बाद उसके साथ कई दिनों से ये सब टॉर्चर हो रहा था, उसका दिमाग काम करना बंद कर दिया था। तभी जो है मोहल्ले की बात सुनकर आसिफ ने पुलिस से कांटेक्ट करता है और पुलिस आती है। सारे लोगों का बयान, अकरम का बयान, फ़िज़ा का बयान, शौहर का बयान, सारे लोग गवाही देता है और देने के बाद सुहाना को ले जाकर अदालत में पेश करता है। अदालत में सुहाना से जब पूछा जाता है, सुहाना का दिमाग काम करना बंद कर दिया था, उसमें सदमा पहुंचा था, अपने बेटे का मौत का अपने आंखों के सामने तड़प तड़प मारते हुए देखा था, तो उसने भी अपना गुनाह कबूल कर लिया। फिर उसके बाद हाईकोर्ट में अपील होते, हाईकोर्ट को भी फैसला हो जाता है। लेकिन सुहाना की माँ को यकीन नहीं था जो मेरी बच्ची ऐसा कर सकती है, इसीलिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का आरोप किया और सुप्रीम कोर्ट में जैसे ही यह मामला गया, सुप्रीम कोर्ट का जो जज साहब है इस मामले को पूरा पलट देता है। पलट इसलिए देता है क्योंकि वहाँ के सुप्रीम कोर्ट का जो जज साहब है उन्होंने कहा था, जो सुहाना का वकील किया गया था, वकील ने अदालत में ये साबित करने की कोशिश किया जो सुहाना तो ऐसा कर ही नहीं सकती क्योंकि वो कई दिनों से जख्मी था और उसका एक हाथ काम नहीं करता था, दूसरे हाथ में इतनी ताकत नहीं थी। इस पहलू को देखते हुए जज साहब ने, सुप्रीम कोर्ट का जज साहब ने आदेश दिया सबसे पहले सुहाना का मेडिकल करवाया जाए और उसके सारी जांच किया जाए। मेडिकल होती है, मेडिकल का रिपोर्ट आती है, रिपोर्ट को देखने के बाद दूध का दूध पानी का पानी हो जाती है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का जज साहब फैसला सुनाता है और जो भी निचली अदालत और हाईकोर्ट का अदालत था उसको पूरा पलट देते हुए सुहाना को बरी कर देता है और सुहाना से पूछा जाता है। सुहाना भी सच बताता है सुप्रीम कोर्ट में, माँ के बार बार कहने पर खुदा का दुहाई दिया। उसके बाद उस मरे हुए बच्चे का भी कसम दिलवाए थे उसे, सुहाना को उसकी माँ ने, जो तुझे तेरे मरे हुए बच्चे की कसम, तू सुप्रीम कोर्ट में सच बोलेगी। सुहाना उससे पहले वो हवलदार को पूरी सच्चाई बता चुकी थी और सुहाना सुप्रीम कोर्ट में भी सच बताती है और ये साबित भी हो चुका था मेडिकल जांच से, जो हाँ सुहाना जो कुछ भी बताया ये सच था। क्योंकि मेडिकल रिपोर्ट के अनुसार
सुहाना के हाथ में इतनी ताकत ही नहीं था, एक हाथ तो काम ही नहीं करता था, दूसरे हाथ में इतनी ताकत नहीं था कि वो एक बच्चे को उठाकर इतना जोर से पटके कि उसकी मौत। इस पहलू को देखते हुए जज साहब ने और भी कुछ सारी बातें कहा लोगों के सामने, जो सुहाना के पूरे शरीर में जख्म का निशान है। और सुहाना के कहने के मुताबिक जो उसने बताया उसके पति ने कई दिनों से उसके साथ टॉर्चर किया, ये सच है, मेडिकल रिपोर्ट भी यही बताती है। जो उसके शरीर में हर जगह में जख्म का निशान है और ये जख्म काफ़ी पुराना है। तो इसीलिए सुहाना का जो भी उसके पति के खिलाफ आरोप है आसिफ के ऊपर, ये सच होता है। और अपने बच्चे को मारने का जो उसके ऊपर इल्ज़ाम है ये बेबुनियाद है, ये झूठा है, मनगढ़ंत है। लेकिन बच्चे का मौत हुआ, बच्चे का मौत का जिम्मेदार सुहाना ने आसिफ को बताया और आसिफ ने सब कुछ किया। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट का आदेश होता है जो सुहाना को बाइज्जत बरी किया जाए और उस आसिफ को हिरासत में लिया जाए और इस मामले का पड़ताल किया जाए। उस अकरम को भी हिरासत में लिया जाए जो झूठी गवाही दिया, जो सुहाना से उसका चक्कर है, और उस फिजा को भी हिरासत में लिया जाए, उससे भी पूछताछ किया जाए क्योंकि उसने गवाही दी थी, उसके आंखों के सामने सुहाना ने ऐसा किया। अब इन तीनों को, फिजा को हिरासत में लेता है, आसिफ को लेता है, लेकिन अकरम फरार हो जाता है। अकरम जब फरार हो गया था तब उस मोहल्ले में फिर एक बार उसी सुहाना और आसिफ को लेकर फुसफुसाने लगे और लोगों को अब सच्चाई पता चला जो नहीं, सुहाना सही है, अकरम ही गलत था और आसिफ ही गलत है। इसीलिए अकरम फरार हो चुका है और इन दोनों को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार इन दोनों को पकड़ लिया गया। दोनों को पुलिस थाने ले गया और दोनों से पूछताछ किया। जब सख्ती से पूछताछ किया तब इन दोनों ने, आसिफ और फिजा ने भी गुनाह कबूल कर लिया। फिजा के सामने ही अकरम ने, आसिफ ने अपने बच्चे को मौत के घाट उतारा, पटका था। इसीलिए इन दोनों को भी जेल भेज देता है कोर्ट में पेश करने के बाद। और उस अकरम को झूठी गवाही देने के और उस एक औरत को बदनाम करने के मामले में उसको ढूंढा जा रहा है, लेकिन वो फरार है। तो ये था वो पूरा कहानी। इस कहानी को जब पूरा सच्चाई लोगों के सामने आया, लोगों माथा पकड़ के बैठ जाता है। जो हम लोग जिसे इतना गलत समझ रहे थे, वाकई वो तो कुछ भी नहीं किया था, उसके साथ ये सारी कुछ हो रहा था और हम लोग को भनक तक नहीं लगा। यही था वो पूरी कहानी कैसे लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और वीडियो के बारे में और भी अगर कुछ कहना है, कुछ बताना है तो भी आप कमेंट कर सकते हो। और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और मेरे चैनल पर जितना भी कहानी है, आप लोगों को लग रहा होगा जो ये सब मैं मनगढ़ंत कहानी बताता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। ये सारी कहानी जो है मैं इंटरनेट से सर्च करता हूँ और उसे सर्च करने के बाद बहुत दिन तक उसे मैं स्टडी करता हूँ। इस कहानी को मैंने 15 दिन तक पढ़ने के बाद नतीजे में पहुंचा जो चलो इसके ऊपर भी एक वीडियो बनाया जाए। कहानी बहुत ही दर्दनाक था। एक 7 महीने के बच्चे का मौत हो जाता है और मौत का इल्ज़ाम जो है माँ के ऊपर लगता है। कोई माँ अपने बच्चे को कैसे मार सकता है, इसीलिए मुझे लगा इसके ऊपर वीडियो बनानी चाहिए। बहरहाल अपने साथ साथ अपना परिवार का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू।